गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह। आई होप आप सबको मेरी करवाई हुई ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। सो जिस भी बच्चे की कैलकुलेशन वीक है उसके पास ये मौका है कि वो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सके एक्सरसाइज 8.2 की मदद से। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए ये टेबल जो कि हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो जिस भी बच्चे को ये टेबल याद नहीं है पहले इस टेबल को याद कर ले, उसके बाद आए और मेरे साथ कंटिन्यू करें एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ज्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 भी कितना होता है? √3/2 होता है। प्लस साइन 30 हाफ होता है और cos 30 भी cos 60 भी हाफ होता है। √3 इंटू √3 3 हो गया और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। वैसे ही 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 और ऊपर क्या आएगा? 3 प्लस 1। सॉल्व करके आया हमारा 4/4 और कटिंग करके आया 1/1 और पार्ट 1 का आंसर आ गया 1। देखते हैं पार्ट 2 कैसे होगा। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर, tan 45 कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है और cos 30 का है स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है? ये भी √3/2 ही होता है और इसका भी स्क्वायर। ओके, तो आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये कट गया, बच क्या गया? बच गया 2 इंटू 1 जो कि होगा 2। क्या बात है, पार्ट 1 का आंसर 1, पार्ट 2 का आंसर 2। बहुत छोटा लिखते हैं। 2 इंटू 1 और ये 2। नोट डाउन करो दोनों पार्ट को, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट करने से पहले थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन देखते हैं जिससे कि हमारा थर्ड पार्ट करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। रूट वाली मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान दीजिए। √3 इंटू √2 क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा √6। अगर ऐसे लिखो 2 इंटू √3 तो हम इसे लिख सकते हैं 2√3। अगर लिखा हो हमारा √3 इंटू √3 इंटू 4√2 तो इसे लिख सकते हैं। मान लो इस रूट के बाहर क्या है? 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 और रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2√3 मल्टीप्लाई बाई 4√5 हो तो इसे क्या कर सकते हैं? बाहर वाले को बाहर वाले से, 4 2 जा 8 और √15। ओके, इसी तरह अगर 4√3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो तो अभी भी बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 और √3 को ऐसे ही लिख दो। अगर ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रही तो अगला पार्ट 3 बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर दो चाहो तो। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये थर्ड पार्ट सॉल्व। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2। अगले स्टेप में ऊपर वाला एज इट इज और नीचे लेंगे एलसीएम। 1 इंटू √3 क्या आ गया? √3। 1 इंटू 2 2 आ गया प्लस √3 इंटू 2 क्या आ गया? 2√3।
ओके, अब अगले स्टेप में ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होगी, √3/2 + 2√3। ये पता है ना आप लोगों को कि अगर ऐसा होता है n1d1/n2d2 तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला हमारा ऐसे ही आ जाता है n1d1 और नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है रेसिप्रोकल होके। तो यहाँ पे यही किया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × 1 √3, 2 × √2 2√2 प्लस √2 × 2√3 क्या हो जाएगा 2√6। और जब भी डिनोमिनेटर में आए अंडर रूट की टर्म हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्लास 8 में ये सीखा था, क्लास 8 से रैशनलाइज आ जाता है सिलेबस में। और रैशनलाइज में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, बस लास्ट टाइम चेंज कर देते हैं। और जब भी रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में हमेशा a + b × a - b ही बनता है, जो कि क्या होता है a² - b², a² - b²। और ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, 2√6 - 2√18 होगा। न्यूमिनेटर से तो 2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बच गया √6 - √18 और नीचे 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा और 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 24 होगा। कैसे 2√2 का स्क्वायर 8 कैसे होगा, आप ये देख लो, 2√2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई, तो 2√2 × 2√2, इसका मतलब तो यही होता है ना, 2√2 × 2 × √2। अगर 2 × 2 = 4 और √2 × √2 √4, तो 4 × 2 8। ओके, इसे करते हैं रब और इसे भी करते हैं। ये समझ में आया, तो अब आगे करते हैं। 2√6 - √18/8 - 24 - 16, जो कि कट के बचा -8। √6 - √18/-8, ऊपर से -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा -18 - 6/-8, ये और ये कटा। ये है हमारा आंसर, √18 - √6/8। और अगर हम लोग चाहें तो √18 को और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √18 में से अगर हम 18 का रूट निकालें तो 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 √18 अगर हम निकालें तो 3 × 3 × 2, 2 का 1 बाहर निकल जाएगा, 3√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 - √6/8 इज द आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। चलिए देखते हैं कैसे होगा 4th पार्ट सॉल्व। sin 30 + tan 45, sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 cos 60 हाफ cot 45 1। ये करी हमने सारी वैल्यूज पुट, और अब चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 + 1, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, बस इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं अभी मैं, तो 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 1 + 2 और -2/√3 को एज इट इज लिख दिया, और नीचे भी रूट वाले को ऐसे ही छोड़ दिया,
और 1/2 और 1 का क्या किया, एलसीएम लिया, तो ये क्या आएगा 2 और 1 प्लस 2। ओके, आगे करते हैं 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 प्लस 3/2। अब ये कैसे होगा, ऊपर भी एलसीएम लेते हैं नीचे भी एलसीएम लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2/√3, फिर √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3√3, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से -4, नीचे भी यही किया तो आया 2√3 4 प्लस 3√3। ओके, अब क्या करते हैं, n1 d1 अपॉन n2 d2 करते हैं। हमें पता है n1 अपॉन d1 अपॉन n2 अपॉन d2 किसके बराबर होता है, n1 d1 इंटू d2 n2। ओके, तो 3√3 -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, कट कट क्या बच गया, 3√3 -4 और 4 प्लस 3√3। एक काम करते हैं, इधर भी क्या करते हैं, नीचे भी 3√3 को आगे कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी सिमेट्री दिखे, 3√3 प्लस 4। ओके, और अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म है और जब भी डिनोमिनेटर में रूट की टर्म होती है तो हम करते हैं रैशनलाइज। तो चलिए हम कर रहे हैं रैशनलाइज, 3√3 -4 और 3√3 -4। ऊपर तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें, ऊपर स्क्वायर खोल देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर मेरा 2l लगता है, और यहां पे 9 इंटू 3 27 -16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 से 12 2 जा 24√3 प्लस 16, और नीचे 27 में से 16 गया 11, 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 लास्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। 5 इंटू cos 60 का स्क्वायर, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का स्क्वायर, sec 30 कितना होता है 2/√3 होता है, और इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 हाफ का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहां पे तो बस वैल्यूज रखिए, तो 5 इंटू 1/4 आया प्लस 4 इंटू 4/3 आया माइनस आया 1, और डिनोमिनेटर में आया 1/4 प्लस 3/4, बहुत बड़ा बड़ा लिखती है, तो आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे एलसीएम लेके क्या आ रहा है, ये ऐसे है, नीचे एलसीएम लेके 4 और 1 प्लस 3
ऊपर अगर मैं तीनों का ऐसे में एक साथ दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा नीचे, 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 जो कि कट गया 1 1, और आंसर आया हमारा 64 प्लस 3/12 जो कि है हमारा 67/12। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चेक करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो कैसे होगा ये पार्ट, बस हमारे को tan 30 की वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर पुट करनी है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। न्यूमरेटर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू tan 30 अपॉन डिनोमिनेटर पुट करते हैं 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर। 2 1 जा 2√3 का √3 आया, और नीचे आया 1 प्लस 1/3। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे हमारे को क्या करना पड़ेगा, नीचे ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम कैसे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होके नीचे ही आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई 1 1 जा 1। तो कितना है, सॉल्व करके आया 2/√3 अपॉन 4/3। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2/√3 ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। तो ये आया 1 और ये आया 2, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या है √3 इंटू 2। √3 से √3 गया, बचा क्या, बचा हमारा √3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2, और ये वैल्यू होती है tan 60, tan 60 sin 60। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये पार्ट सॉल्व। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। यहाँ पे हमारे को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ tan 45 की वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। tan 45 की वैल्यू आई होप आप सबको पता होगी। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे tan 45 की 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 आया अपॉन 1 प्लस 1 आया, ये क्या आएगा 0/2, जो कि होगा हमारा क्या 0, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to क्वेश्चन मार्क। हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की किस वैल्यू पे sin 2a और 2 sin a क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले a पे हम क्या डाल के देखते हैं, 0 डाल के देखते हैं कि क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रही या नहीं आ रही। sin 2a और यहां पे 2 sin a, sin 2 into 0 2 sin 0। तो 2 into sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 2 into 0 क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ पे क्या है sin 2 into 0 sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0। पहली ही ट्राई में sin 2a और 2 sin a क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हमारे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 पे हमारे क्या आ रहे हैं sin 2a और 2 sin a क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है।
जब हमने a की जगह पे 0 डाला तो ये दोनों टर्म्स बराबर आ रही है, तो ऑप्शन ए हुआ हमारा करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये पार्ट सॉल्व। हमारे को बस क्या करना है, इस पार्ट में tan 30 की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 और नीचे 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमारा अकेला होता है वो एक्चुअल में अकेला नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है और उसकी पावर भी 1 होती है। तो मान लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में 1, 2 1 are 2 और रूट 3 इंटू 1 रूट 3। कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, नीचे भी 1 होता है और उसकी पावर में भी 1 होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए 1 का 1 और 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। आगे 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को देना पड़ेगा एलसीएम। इसके नीचे क्या है, 1 है, 3 1 are 3 और ये 3 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा और ये वाला 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा। ओके, बहुत नीचे लिख दिया, बहुत 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 नीचे लिख दिया, 3 माइनस 1 अपॉन 3। और आगे क्या होगा, 2 अपॉन रूट 3 और 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। यहां तक क्लियर। अब सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3 और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होके 3 अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कटा, बचा 3 और नीचे बचा रूट 3। 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे पहले से है अपना रूट 3, ये और ये हुआ कट, बच गया रूट 3 और रूट 3 वैल्यू होती है tan 60 की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा डिटो एग्जांपल नंबर 8 के जैसा है। If tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equals to root 3, हमारा क्या करना है, फाइंड करना है a and b। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले लिख देते हैं tan a plus b किसके बराबर है, tan a plus b है बराबर रूट 3 के। और अगले स्टेप में रूट 3 की वैल्यू पुट करते हैं, tan a plus b is equals to रूट 3 tan 60 पे होता है रूट 3। ठीक है, सो ये tan इस tan से कट जाएगा और बच क्या जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। आपको ये तो क्लियर है ना, रूट 3 की जगह पे tan 60 क्यों लिखा, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। तो हम tan 60 की जगह पे रूट 3 लिख सकते हैं और रूट 3 की जगह पे tan 60 भी लिख सकते हैं। इसे करते हैं रफ। ये आई इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करते हैं। tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan 30। tan से कट गया, बच क्या गया, a माइनस b इज इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 2। कभी भी हम ये कटिंग करके नहीं दिखाएंगे, बस tan से कट गया और a माइनस बी क्या हो गया, 30 आ गया। सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को और a और b की वैल्यूज निकालते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 है इक्वेशन 2। ये दोनों सॉल्व कैसे होंगे, एलिमिनेशन मेथड। 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 जो कि होता है 45। a की वैल्यू आ गई हमारी 45,
मैंने कहा ही था ये एक्सरसाइज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी आपकी अगर इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे तो। ए की वैल्यू पुट करते हैं कहीं पे भी इक्वेशन 1 में या तो 2 में और निकालते हैं बी का आंसर। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू आई 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b की वैल्यू आ रही है 15। और a 45 आया, b 15 आया। चेक करो a और b कितना आ रहा है। a और b को अगर हम प्लस करें तो 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 और a प्लस b जो है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, क्या a ग्रेटर देन b आ रहा है? डेफिनेटली a ग्रेटर देन b है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। क्वेश्चन 4 है हमारा ट्रू फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफिकेशन भी करनी है, रीजन भी देना है। तो चलिए साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है? नहीं होता। अगली क्लास में आपको पता लग ही जाएगा कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। सो अभी के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कर लिया आपने ये। और अब ऐसे करके इसे कर लेते हैं LHS और इधर वाले को कर लेते हैं RHS। तो LHS क्या बन गया? साइन बन गया a प्लस बी था और RHS में आ गया साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए और बी हमने कितने माने? 30 और 60। 30 प्लस 60 जो कि हो गया साइन 90, जिसका आंसर होता है 1। ओके, वेरी गुड। साइन ए प्लस साइन बी देख लेते हैं। साइन ए में लिखा है 30 और बी लिखा है 60। तो साइन 30 होता है हाफ और साइन 60 होता है √3/2। ये हो गया 1/2 और ये होगा √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसे 1.7 लिख दो, बस इसे क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है, ओके। सो इसे अगर मैं ऐसे कर दूं, इसे ऐसे कर दूं, 2 10 2 8 16.25 10 और ये हो गया 0.5 और ये हो गया प्लस 0.85 और 0.5 और 0.85 होते हैं हमारे 5 1.35। तो LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे। सो अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो ये इक्वल नहीं होता और ये क्या होता है? फॉल्स होगा। ठीक है, अब इधर देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहां पे कहा हुआ है कि थीटा के इंक्रीज होने से साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये हमारे को बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो चलो देख लेते हैं। साइन 0 पे क्या होता है? 0। साइन 30 पे क्या होता है? हाफ, जो कि होता है 0.5। साइन 45 पे क्या होता है? 1/√2। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/1.4 10/14 जो कि सॉल्व करके आया 0.7। साइन 60 देख लेते हैं। √3/2 √3 कितना होता है? 1.73। बस 1.73 रहने दो, इसे 2 कर दो। तो इसे हटा के अगर मैं नीचे 100 ले आऊं, 2 8 16, 2 6 12 और ये हो गया 5।
पॉइंट पे, तो आ गया ये 0.865। यहाँ पे मैंने 1.7 लिखा है, 0.816। अच्छा उधर उतना ही किया, ये भी ठीक है, यहाँ के हिसाब से ये ठीक है, वहां के हिसाब से वो ठीक था। अब साइन 90 कर दें तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आप देख रहे हैं जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले थीटा 0 था, फिर 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। थीटा के इंक्रीज होने के लिए वैल्यू देखो, 0 से 0.5, फिर 0.7, फिर 0.865, फिर 1। थीटा के इंक्रीज होने से वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये हुआ हमारा ट्रू। इसे नोट डाउन करो। फिर कराते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये रहा सामने थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या cos थीटा की भी वैल्यूज इंक्रीज करती है थीटा के इंक्रीज होते टाइम कि नहीं करती, ये हमारे को चेक करके बताना है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। cos 45 होता है 1/√2। अच्छा क्या कर रहा है, cos 45 होता है 1/√2 और cos 60 होता है हाफ, cos 90 होता है 0। ये तो 1 हुआ। √3/2 अभी तो हम करके हटे थे, √3/2 कितना होता है 1.7/2, जो कि कट के कितना आया 2 8 जा 16.5, 0.85 आया। और ये कितना आया 1/1.41, या तो 1.4 ही रहने दो, पॉइंट हटा के इधर आया 10 और ये आ गया 0.7 और ये हो गया 0.5। तो आप चेक कर रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, वैसे वैसे वैल्यू हमारी कर रही है डिक्रीज। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। पूछा था, कहा था क्या वैल्यू ऑफ cos थीटा बढ़ती है थीटा के बढ़ने से, नहीं भाई नहीं बढ़ती, घटती है। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या sin थीटा और cos थीटा थीटा की हर एक वैल्यूज पे इक्वल होते हैं? तो आपने टेबल याद करा, आपको पता है कि sin थीटा और cos थीटा कभी नहीं इक्वल होते, बस एक जगह पे इक्वल होते हैं। कहां पे, cos 45 पे। तो ये तो हुआ सीधा का सीधा फॉल्स। और अगर रीजन देना तो आप ऐसे दे सकते हो, sin थीटा को 0 मान लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा का है ना उन्होंने, तो उन्होंने मान लो लेट थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा कितना आ गया, sin 0 आ गया, sin 0 0 होता है और cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है। तो ये इक्वल नहीं हुई थीटा की वैल्यू 0 पे, उसके बाद थीटा की वैल्यू 30 मान के भी कर सकते हो, 0 पे नहीं इक्वल हुए, दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो sin 30 होता है हमारा हाफ और cos 30 होता है हमारा √3/2। ये नहीं इक्वल हो रही, तो ये क्या हुआ, फॉल्स होगा। नोट डाउन करो दोनों को, फिर करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारा cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। तो चलिए चेक करते हैं। cot A का फॉर्मूला होता है cot A is equals to cos A अपॉन sin A। हमारे को A is equals to क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो cot 0 is equals to क्या होगा, cos 0 अपॉन sin 0। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0 और समथिंग अपॉन 0, कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बताया हुआ है आप सबको, ये होता है नॉट डिफाइंड। हमसे यही पूछा गया था कि cot A नॉट डिफाइंड होगा जब A इक्वल्स टू 0 होगा। तो हाँ, हमने A की जगह पे जब 0 डाला तो cot A क्या आ गया हमारा, नॉट डिफाइंड आ गया। तो ये हो गया हमारा ट्रू।
इसी के साथ हमारी 8.2 होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 पे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड।